ओके डे स्टूडेंट, आज हम देखेंगे संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संरक्षी बल। तो संरक्षी बल का परिभाषा होता है कि उन बलों को संरक्षी बल कहते हैं जिसके अंतर्गत किया गया कार्य पद की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मतलब ये कि जो भी कार्य करते हैं हम लोग वह पद पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं संरक्षी बल। जैसे कि यहाँ पे 3 प्रकार का डायग्राम बनाया हुआ है। पहले वाले में B से लेकर A तक वस्तु गिरता है, दूसरे वाले में B से लेकर एक निश्चित स्थान तक गिरता है, उसके पश्चात मुड़ जाता है, थोड़ा गति करता है, उसके पश्चात फिर गिरता है, फिर उसके पश्चात लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है और A तक गिरता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पथ था B से A तक सीधी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुड़ी हुई है और यहाँ पे जिग जैग है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कार्य बराबर जो होता है बल गुणित विस्थापन होता है। तो बल गुणित विस्थापन करेंगे तो इसमें जो बल है वो है पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, तो इस पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, तो m/g होगा, और विस्थापन कितना हुआ, h ऊंचाई तक हुआ, तो ये देखिए mgh हो जाएगा। अब उसके पश्चात B से लेकर A तक कैसे भी पथ को तय करे वह h दूरी तक ही अपना मार्ग तय करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ से जितना भी दूरी तय करेगा वह उसकी h दूरी को ही बताएगा, क्योंकि वो मुड़ा है। यहाँ पे मुड़ने हो के कारण कोई उसका इफेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट चला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गिरा है तो फिर एक डिस्टेंस आया है। हम इतने को मिलाएं और इतने को देखें तो ये दोनों h डिस्टेंस ही होता है। तो कार्य बराबर यहाँ भी mgh आएगा। यहाँ जिग जैग पथ को भी निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेगा तो भी h दूरी तय करेगा और उसका आएगा mgh। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा में संरक्षण क्या है। तो हम लोग यहाँ पे संरक्षी बल पढ़े, असंरक्षी बल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो संरक्षी बलों के प्रभाव में घर्षण बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो संरक्षित होता है या सदैव नियत होता है। अब कैसे नियत होता है उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड का यांत्रिक ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एक पिंड है जो A से लेकर B तक गिरेगा, फिर B से लेकर C तक गिरेगा। ठीक है, तो इसमें जो उसको दूरी तय करना है टोटल h है, लेकिन A से लेकर B तक की दूरी जो है x है और B से लेकर C तक की दूरी है h-x है। ठीक है, तो यहाँ पे m द्रव्यमान का एक वस्तु लेते हैं और वह h ऊंचाई से गिरना स्टार्ट होगा, मतलब h ऊंचाई पे रखी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर रखी हुई है तो उसका स्थितिज ऊर्जा जो है स्थिर है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा कितना होगा, 1/2 mv का स्क्वायर। लेकिन v जो है कितना है, 0 है, क्योंकि वेग नहीं है, मतलब गतिशील अवस्था में नहीं है और स्थिर अवस्था में है। तो क्या होगा, 1/2 mv का स्क्वायर, मतलब m0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा, mgh धन 0 बराबर कितना आएगा, mgh। ठीक है, अब उसके पश्चात ये देखते हैं कि A से गिरते हुए कहाँ तक आएगा, B तक आएगा। ठीक है, तो B तक आएगा तो कितना दूरी तय करेगा, x दूरी तय करेगा, और x दूरी तय करने के पश्चात कहाँ पे आके B में। अब देखिए कितना दूरी तय किया है, यहाँ पे x दूरी तय किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी बच गई, h-x। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, A की जो स्थिति थी वो h ऊंचाई थी, तो यहाँ पे लिखे थे mgh। ठीक है, लेकिन B की जो स्थिति कितनी है, h-x है, तो यहाँ पे mgh-x रखेंगे। अब B की गतिज ऊर्जा निकालनी है हमको। अब देखिए यहाँ पे A से लेकर B तक गिरा तो वह v वेग से गतिशील था, तो यहाँ पे हम लोग वेग का या गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं, v² बराबर u² धन 2as। यहाँ पे 2s होना था, तो एक जगह पे हम लोग g रख दिए क्योंकि त्वरण है और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, और s मतलब कितना दूरी तय किया, ऊंचाई है ये उसका, मतलब s यहाँ पे आएगा और ये a हो जाएगा।
तो कितना विस्थापन हुआ उसको रखेंगे। तो देखिए प्रारंभिक वेग जो था हमारा 0 था, तो यहाँ पे 0 रख दिए। तो v स्क्वायर बराबर देखिए a बराबर गुरुत्वीय त्वरण रखे और कितना दूरी तय किया था, तो x दूरी तय किया था। यहाँ पे देखिए a से लेकर b तक आने में कितना दूरी तय कर रहा है, x दूरी तय कर रहा है। तो v स्क्वायर बराबर आ गया 2gx। ठीक है, अब उसके पश्चात गतिज ऊर्जा निकालना है हमको। गतिज ऊर्जा का फार्मूला कितना होता है, 1/2 mv का स्क्वायर, उसमें रखेंगे। तो गतिज ऊर्जा बराबर आएगा 1/2 m, v स्क्वायर की जगह पे आया था हमारा 2gx, तो बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा mgx। और कुल ऊर्जा कितना आएगा बोलने पर, स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या हो जाएगा, mg को दोनों में गुणा करेंगे, mgh माइनस mgx होगा ये। ठीक है, फिर प्लस mgx आएगा। तो इसको इसके साथ एक बार गुणा, इसको इसके साथ एक बार गुणा, दोनों को गुणा किए तो mgx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, mgh। ठीक है, अब उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, C बिंदु पर आ जाती है। तो C बिंदु पर आएगी तो उसका हाइट देखिए, ये ज़मीन था और ये C बिंदु था, तो ज़मीन से उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 0 हो गई। तो h को 0 ले लिए, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा निकालना था, तो फिर से हम लोग गति का तृतीय समीकरण लगा दिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर धन 2as। तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखो अब कितना हाइट तय किया यहाँ पे, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आने के लिए कितना हाइट तय किया, h ऊंचाई, तो 2gh। तो v स्क्वायर बराबर आएगा 2gh। अब k बराबर आएगा 1/2 m इंटू 2gh, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, mgh। ठीक है, अब उसके पश्चात कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे कितनी आई है, 0, और गतिज ऊर्जा कितनी आई है, mgh। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल, mgh। अब इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। इधर जो है ऊंचाई को शो करना है, इधर जो है ऊर्जा को शो करना है। तो देखिए जब ऊंचाई जो था mgh था, सॉरी h ऊंचाई था, तो स्थितिज ऊर्जा ये वाली लाइन जो है u को बता रही है, मतलब स्थितिज ऊर्जा को बता रही है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो थी वो mgh था जब ऊंचाई h था, तो लेकिन जैसे जैसे ड्रॉप करते गए स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो गया, आप सब जान रहे हैं पिछले डेरिवेशन में। और गतिज ऊर्जा जो था हम देखेंगे, जब h ऊंचाई था तो गतिज ऊर्जा 0 था क्योंकि वस्तु स्थिर थी, लेकिन जब गिरते हुए गई तो आखिरी में स्थितिज ऊर्जा जो था, सॉरी गतिज ऊर्जा जो था वो कितना हो गया, mgh हो गया। तो ये वाला लाइन इस प्रकार आगे बढ़ा है और ये वाला लाइन यहाँ से नीचे गिरा है। इस प्रकार इस ग्राफ को आपको बनाना रहता है। धन्यवाद।